ओके, आज के हमारे गेस्ट स्पीकर हैं डॉक्टर सूरज सिंह भदौरिया। सर का मैं एक छोटा सा इंट्रो दे रही हूँ। ये असिस्टेंट प्रोफेसर है डिपार्टमेंट ऑफ होम्योपैथी फार्मेसी, पीजी, फ्रॉम पारुल यूनिवर्सिटी वडोदरा, गुजरात से। सर का आज का विषय है जिस पर ये अपना वैल्यूएबल लेक्चर डिलीवर करेंगे, होम्योपैथिक औषधियों का गुणवत्ता नियंत्रण। तो सर, आपका आईएफपीएच मंच पे बहुत बहुत स्वागत है। ओवर टू यू सर। ओके मैडम। तो मैम मैं स्टार्ट करता हूँ मैम। हाँ हाँ, आप स्टार्ट करो। ओके। सबसे पहले तो मैं जो है आज का जो हमारा विषय है कि हम कैसे जो है हमारी दवाइयों का जो है हम किस तरीके से उसकी गुणवत्ता या उसकी क्वालिटी को चेक कर सकते हैं। तो ये सिर्फ होम्योपैथी ही नहीं, किसी भी पैथी के लिए काफी जरूरी और आवश्यक चीजें हैं कि हम कैसे हमारे तत्वों को या जो हमारे एल्कोलॉइड्स होते हैं या जो हमारे फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं किसी भी ड्रग या किसी भी दवा में, उसको हम किस तरीके से एनालिसिस करते हैं। तो आज हम देखते हैं कि इसके लिए कौन कौन सी जो है प्रोसेस होती है हमारे फार्मेसी में। जैसे अगर हम बात करें स्टैंडर्डाइजेशन की, तो जनरली स्टैंडर्डाइजेशन क्या होता है? स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब होता है कि चाहे वो आपका कोई भी रॉ मटेरियल हो या कोई भी आपका प्रिपेयर्ड पार्ट हो या फिनिश प्रोडक्ट हो, उसकी क्वालिटी को जब हम दोनों पैमाने पे, चाहे उसकी क्वांटिटी हो या क्वालिटेटिव एनालिसिस हो, ठीक है, या तो हम उसमें कितने गुण या उसका कंसंट्रेशन कितना है या फिर वो कितनी क्वालिटी या उसकी इफेक्टिवनेस कितनी जा रही है, दोनों ही पैमाने पे जो है हम उसका स्टैंडर्डाइजेशन या उसकी क्वालिटी को चेक करते हैं। अगर हम बेसिक तौर पे देखें तो इसमें सबसे पहला आता है ऑर्गेनोलेप्टिक इवेल्युएशन, दूसरे नंबर पे आता है मैक्रोस्कोपिक इवेल्युएशन, तीसरे नंबर पे आता है माइक्रोस्कोपिक इवेल्युएशन, फिर आता है आपका फिजिकल इवेल्युएशन, केमिकल इवेल्युएशन, और फिर आखिरी में आप देखोगे उसका बायोलॉजिकल इवेल्युएशन। अब ये इवेल्युएशन क्या है, इनके बारे में हम थोड़ा सा विस्तार में बात कर रहे हैं। ऑर्गेनोलेप्टिक इवेल्युएशन जो है ये सबसे पहला पड़ाव है किसी भी स्टैंडर्डाइजेशन के लिए। तो ऑर्गेनोलेप्टिक जो होता है, इस वर्ड का मतलब होता है कि हम किस तरीके से किसी भी दवा या किसी भी ड्रग या मेडिसिन को इवेल्युएट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ, या फिर हमारे सेंस ऑर्गन के जरिए, जैसे स्मेल करके, सूंघ के, उसका टेस्ट है या उसका कलर जो है या किस तरीके का है, गाढ़ा है या पतला है। ठीक है, तो ये हमारा ऑर्गेनोलेप्टिक इवेल्युएशन कहलाता है। ऑर्गेनोलेप्टिक जो है इसका मतलब ये होता है कि जो हमारे सेंस ऑर्गन्स होते हैं उसके द्वारा जो है हम किसी भी मेडिसिनल प्रोडक्ट, किसी भी रॉ मटेरियल और किसी भी जो है हम प्रिपेयर्ड पार्ट को किस तरीके से इवेल्युएट या उसका जो है हम क्वालिटी को एश्योर कर रहे हैं। तो ये आपका सबसे पहला होता है ऑर्गेनोलेप्टिक इवेल्युएशन। जैसे आप मार्केट में जा रहे हो, आप जनरली देखते हो कि अगर हमें कोई शैम्पू लेना है या हेयर ऑयल लेना है तो हम कलर देखते हैं, हम सूंघ के देखते हैं, उसकी कंसिस्टेंसी हाथ में लेके दोनों उंगलियों के बीच में हम उसको देखते हैं कि पतला है कि गाढ़ा है। तो ये जो चीजें हैं, ये आपका सबसे पहला जो है पड़ाव होता है किसी भी ड्रग या किसी भी प्रोडक्ट को जांचने के लिए। उसके बाद अगर हम बात करें इसमें कि जैसे आप यहाँ पे देखोगे इमेज में कि यहाँ पे दो कंटेनर है, जिसमें सबसे पहला जो ग्रीन कलर का है, हरा रंग का, वो है हमारा थूजा ऑक्सीडेंटलिस मदर टिंचर। दूसरा हमारा जो है लाइकोपोडियम मदर टिंचर। तो यहाँ पे आप देखिए दोनों के कलर में भी अंतर है, एक ग्रीन है और एक लाइट ब्राउन कलर है। दूसरा आप देखिए कि जो थूजा होता है वो काफी जो है कंसंट्रेटेड या गाढ़ा देखने को मिलेगा, जबकि जो लाइकोपोडियम का टिंचर होता है वो पतला होता है, यानी उसका कंसंट्रेशन, उसकी विस्कोसिटी आपको कम देखने को मिलेगी। तो ये जो चीजें होती है ये किस पे निर्भर करती है? ये निर्भर करती है कि वो दवाई का सोर्स क्या है, उसको किस प्लांट से बनाया गया, उस प्लांट की स्पीसीज क्या है, किस पार्ट को लेके बनाया गया,
और उसको किस रेशियो में जो है अल्कोहल मीडिया के साथ उसको मिक्स किया गया। तो ये जो सारी चीजें होती है ये आपके ऑर्गेनोलेप्टिक इवेल्युएशन में होती है। जनरली फर्स्ट ईयर में जो है हम बच्चों को ये जो दवाई है या तो ओल्ड मेथड में क्लासेस के हिसाब से जैसा हमारे डॉक्टर हैनीमैन ने बोला है, या तो हम न्यू मेथड मेसरेशन और परकोलेशन के तहत उनको बनाना सिखाते हैं। तो यहाँ पे ये जो सबसे पहला महत्वपूर्ण जो हमारा पड़ाव है वो अपना है ऑर्गेनोलेप्टिक इवेल्युएशन, कि कैसे हम उसके फिजिकल या उसके जो है कलर और स्मेल और टेस्ट और कंसिस्टेंसी के बेसिस पे उसकी क्वालिटी को जांचते हैं। दूसरा अगर आप देखोगे मैक्रोस्कोपिक, नाम में ही छुपा हुआ है मैक्रो, यानी कि जो हम आंखों देखी या जो हम उसके स्ट्रक्चर या लीफ का किस तरीके से पैटर्न है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे ये जो हमारा पिक्चर है इसमें ये एक लीनियर है, एकदम आपको स्ट्रेट लाइन मिलेगी। तो ये एक लीफ का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे आप देखोगे ऑब्लोंग, थोड़ा सा इसका जो विड्थ है, जो डायमीटर है, वो लीनियर के मुकाबले थोड़ी सी चौड़ी है। इसके अलावा आप देखोगे एलिप्टिक, यानी यहाँ पे मोटाई थोड़ी सी और बढ़ते हुए और उसका एक कर्व देखने को मिलेगा, जो मार्जिन लीफ की वो आपको कर्व में मिलेगी। तो ये सब क्या बताते हैं, ये सब हमें बताते हैं कि हर अलग अलग पौधे में, हर अलग अलग प्लांट में, हर अलग अलग सोर्स में एक अपनी स्पेशल या कैरेक्टरिस्टिक फीचर छुपी होती है, जिसके माध्यम से हम उसको या तो क्वांटिफाई करते हैं या हम उसको क्वालिफाई करते हैं। तो ये आपका आ जाता है मैक्रोस्कोपिक इवैल्यूएशन, यानी आपने उसके स्ट्रक्चर, उसकी लाइन, उसकी मार्जिन, किस तरीके से झुकाव है या किस तरीके से फ्लावर्स का अरेंजमेंट है, सिंगल है कि मल्टीपल है कि ग्रुप्स में है, ये सारी चीजें आपकी मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर में पाई जाती है। इसके बाद आप देखोगे जैसे अगर हम इसके अलावा माइक्रोस्कोपिक देखें, माइक्रोस्कोपिक यानी अंडर द माइक्रोस्कोप, जैसे नाम में दिया हुआ है कि माइक्रोस्कोप के अंदर हम जैसे 11वीं 12वीं में हम जो है फिल्म बनाते हैं, बॉटनिकल स्लाइड है, तो हमने एक स्लाइड ली, उसको क्लीन किया, स्टेराइल किया, फिर सेंटर पार्ट पे हम क्या करते हैं, वो स्पेसिमेन या वो पार्ट को हम वहां पर रख के कवर स्लिप लगाते हैं और उसको अंडर द डिफरेंट व्यू, डिफरेंट एंगल ऑफ माइक्रोस्कोप हम उसके स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं कि वहां पे जो है कौन से फॉरेन बॉडीज या वहां पे वैक्यूल्स का शेप कैसा है, वहां पे पिगमेंट्स किस तरीके से देखने को मिल रहे हैं, सेंट्रल है या डिफ्यूज है, या फिर उसमें अगर आप मेम्ब्रेन की बात करोगे तो मोटी है या पतली है। तो ये सारा जो है आपका माइक्रोस्कोपिक इवैल्यूएशन के अंदर हम जो है किसी भी ड्रग की क्वालिटी को एश्योर करते हैं। इसमें जनरली आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है, सेल अरेंजमेंट, स्ट्रक्चरल पैटर्न, पिगमेंटेशन या कोई फॉरेन बॉडीज। कभी कभार जो है अगर हमने प्रॉपर स्टरलाइजेशन यूज नहीं किया या हाइजीनिक कंडीशन मेंटेन नहीं करी तो उस कारण जो है ये फॉरेन बॉडीज जो है आने की संभावनाएं रहती है। सेल अरेंजमेंट यानी किस तरीके से सेल का अरेंजमेंट है, कोई गैप है या नहीं है। इसके अलावा स्ट्रक्चरल पैटर्न क्यूबॉइडल है, ओवल है, राउंड है, स्क्वायर है। पिगमेंटेशन जनरली प्लांट्स में अगर बॉटनिकल है तो हमें ग्रीन पिगमेंटेशन जो है देखने को मिलेगा बिकॉज ऑफ द क्लोरोफिल कंटेंट। अगर जूलॉजिकल या एनिमल किंगडम की है तो वहां पे आपको पिगमेंटेशन अलग देखने को मिलेगा। तो ये सारा जो व्यू रहता है ये हमें माइक्रोस्कोपिक इवेल्युएशन में ध्यान रखने वाली बात है। माइक्रोस्कोपिक में अभी जैसे एक हमारा ट्रेंड है मॉडर्न में, अगर हम बात करें तो नैनो पार्टिकल्स। अभी हम बोलते हैं कि हमारे जो हायर डाइल्यूशंस है उनमें जो है बहुत माइन्यूट या न दिखने वाले तत्व पाए जाते हैं, जैसे 30 200 1 m की बात करो तो वो तत्व क्या है, वो तत्व जो है वो नैनो पार्टिकल्स है, जो कि एक अपनी वेव के फॉर्म में लोअर शेल से या नीचे से ऊपर की तरह जैसे एक समुद्री लहरें चलती है उस तरीके से वो पाए जाते हैं।
तो ये हमें कहाँ से मिला? ये हमें माइक्रोस्कोपिक इवेल्युएशन से पता पड़ा। यानी अगर आप 30 या हायर डाइल्यूशन की बात करोगे, तो हमने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, आगे मैं आपको बताऊंगा इसमें, कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एक ऐसी पद्धति है जिसमें हम हमारे न दिखने वाले तत्व जो बहुत बारीक है, या जिसको नापा, या जिसको हम अपने आंखों से नहीं देख सकते, उस मशीन के जरिए हमने देखा या उसको हमने इवेल्युएट किया है। तो ये जो है हमारा माइक्रोस्कोपिक इवेल्युएशन आ जाता है। यानी अब हम ये नहीं बोल सकते कि हमारी जो दवाई है उसमें शायद कोई फोर्स होगा या उसमें कोई दूसरा तत्व पाया गया होगा। नहीं, अभी हमें जो है ये स्टैंडर्डाइजेशन मेथड जो है ये वैलिडेट करती है कि ये होम्योपैथी कोई एक अजूबा या कोई मैजिक नहीं है। इसको हमें कोई अलग ढंग से नहीं बताना है। ये काफी सदियों पहले जो हमारे एंसेस्टर या जो हमारे पाइनियर्स है, डॉक्टर हैनीमैन है, तो उन्होंने जो है काफी अच्छे तरीके से उन्होंने इस चीज के बारे में बताया गया है कि अगर आप जैसे एवोगैड्रो नंबर की बात करते हो, या अगर आप क्वांटम फिजिक्स की बात करते हो, या अगर आप न्यूटन थ्योरी की बात करते हो, तो वो चीज जो है हमें अच्छे तरीके से बताई गई है कि जब आप किसी मास को मासलेस पार्टिकल में बनाते हो तो वो एक अपने वेव के फॉर्म में ट्रेवल करती है। तो ये ही हमारा फॉर्मूला है हायर डाइल्यूशन में, क्यों हम पोटेंटाइज करते हैं। सो दिस इज अ माइक्रोस्कोपिक इवेल्युएशन। तो ये हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है कि हमारे इसमें जो हायर पोटेंसी 30, 200, 1 एम की अगर हम बात करते हैं, तो माइक्रोस्कोपिक इवेल्युएशन को किस ढंग से हम सामने वाले को प्रेजेंट करें। उसके बाद आप देखोगे इसमें, ये हमेशा मैं एक अपनी आदत रखता हूँ, एक गुरु या एक शिष्य, एक अपन कहीं पर भी टीचर, अगर हम कोई अपना प्रेजेंटेशन देते तो हमेशा अपने बच्चों का भी जिक्र करना चाहिए। ये हमारे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं, और इन्होंने जो है जब ये हमारे पास आए थे तो ये बोले थे कि सर है ना, हमें पोटेंटाइजेशन में कुछ नया करना है। तो हमने उनसे पूछा कि आपको नया क्या करना है? पोटेंटाइजेशन तो ऑलरेडी वैलिडेटेड है, हमारे साइंस का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो इन लोगों ने बोला कि सर जब हम सल्फर बना रहे हैं, क्रूड सल्फर से जब हम सल्फर 1x, सल्फर 2x, सल्फर 3x बना रहे हैं, तो हमें उसमें सल्फर के पार्टिकल कैसे दिखेंगे, या किसके जरिए हम उस सल्फर पार्टिकल को देख सकते हैं शुगर ऑफ मिल्क में। तब हमने इन बच्चों को यही प्रोजेक्ट दे दिया। अगर आपके दिमाग में ये कोई चीज आई है तो इसका कुछ एक अपना तथ्य या एक अपना लॉजिक होगा। तो हमने उन बच्चों को वही प्रोजेक्ट दे दिया। इन बच्चों ने हमारे फार्मेसी लैब में, एक एक बच्चे ने, एक ने सल्फर 1x बनाया, एक ने सल्फर 2x बनाया, एक ने सल्फर 3x बनाया। और इसके बाद इन लोगों ने हमारे CR4D जो डिपार्टमेंट है, सेंटर ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट, वहां जाके, मैं आपको आगे बताऊंगा इस स्लाइड में, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी से इन्होंने ये साबित किया कि सल्फर 1x हमें कितने वेवलेंथ पे मिलेगा, सल्फर 2x हमें कितने वेवलेंथ पे मिलेगा, यानी पार्टिकल साइज की हम बात कर रहे हैं, वो भी स्टैंडर्डाइजेशन है। और सल्फर 3x में हमें कितने वेवलेंथ पे वो सल्फर पार्टिकल मिलेगा। तब जाके इन बच्चों को ये जो क्वेश्चन हमारे पास लेके आए थे बच्चे फर्स्ट ईयर के, उसका जवाब इन्होंने ही ढूंढ लिया। तो ये हमारे में एक हमेशा एक चीज ये रखनी चाहिए कि जब भी कोई बच्चा हमारे पास आए कोई भी सवाल लेके, भले उसमें तथ्य हो या नहीं हो, हमें बच्चे को एक्सेप्ट करना आना चाहिए। हम उसी के जो क्वेश्चन या उसी के जो विचारधाराएं है, उसी के माध्यम से ले जाके उसका क्या रिजल्ट या क्या वो कंक्लूजन लाना चाहते रिसर्च में, वो हम बताएं। तो ये हमारे स्टूडेंट है जिन्होंने माइक्रोस्कोपिक किया था। जैसे आप देख सकते हो पिक्चर में, पहला पिक्चर जो है ये सल्फर पार्टिकल का है, माइक्रोस्कोपिक व्यू। तो यहाँ पे इन्होंने सल्फर पार्टिकल, जैसे आप देखोगे ग्लास, जब जैसे कोई शीशा टूट जाता है नीचे गिर के,
तो कैसे छोटे छोटे से बारीक जो है उसके पीसेस आपको देखने को मिलेंगे विद द इरेगुलर मार्जिन्स, और एकदम चमकता हुआ आपको एकदम लाइट जो है येलो कलर का देखने को मिलेगा। तो ये व्यू आप जो देखेंगे ये सल्फर पार्टिकल का है। दूसरा जो ये व्यू है ये हमारे फर्स्ट ईयर स्टूडेंट का है। मैं हमेशा ये चीज इसलिए बोलता हूं क्योंकि हमारे इसमें हम सोचते हैं कि होम्योपैथी में रिसर्च क्या होता है। रिसर्च सभी चीज में है, चाहे वो एक आपका आर्ट्स हो या सोशल साइंस हो या संस्कृत हो। जो रिसर्च है वो आपके अंदर एक बीज होना चाहिए। आप वो बीज को कैसे अपने स्टूडेंट्स में आप उसको पैदा करते हो, कैसे आप उसकी परवरिश करते हो, तो ये जो है हमारे फर्स्ट ईयर से ही चालू हो जाना चाहिए, ताकि हर बच्चा ये जान ले कि हमारी मेडिसिन जो है हर वक्त सिर्फ डायनेमिक डायनेमिक या हम ऑर्गेनॉन के बड़े बड़े एफोरिज्म्स की बात करते हैं। हमें फार्मेसी को कैसे वैलिडेट करना है ये भी हमें जान लेना चाहिए। आई अप्रिशिएट दोज पीपल्स और दोज स्टूडेंट्स। एनालिटिकल टेक्निक्स की अगर हम बात करें तो इसमें आप देखो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, एचपीएलसी, टीएलसी, एचपीटीएलसी, जीसीएमएस, एमएस, एलसीएमएस, एनएमआर जिसको बोलते हैं न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, और फ्लोरोमेट्री, फॉस्फोरोमेट्री। ये अलग अलग तकनीकियां है। मतलब आप ये सोचिए कि हमारा जो साइंस है वो तो पहले भी एडवांस था। कमी हम में है, हमारे नॉलेज में है, हमारी पैथी में कोई कमी नहीं है। क्या हमने ये जाना कि इतनी सारी तकनीकी से हम अपने दवा को या रॉ मटेरियल या फिनिश प्रोडक्ट को हम एनालाइज कर सकते हैं। उसमें भी अगर आप देखोगे, अगर आज हम ये टॉपिक को, मेरा एक थोड़ा सा ये रुझान रहेगा कि मैं थोड़ा सा ज्यादा डीप में ना ले जाऊं, क्योंकि ये खत्म ही नहीं होगा। मतलब ये एक ऐसा टॉपिक है कि इस पे तो एक अपना पूरा बुक किसी ने पब्लिश किया है। तो इसलिए आप इसको देखो, इसमें इतनी सारी पद्धति दी हुई है जिससे आप अपनी मेडिसिन के अंदर के मतलब बहुत बारीक से ऐसे कण जिसको आप देख भी नहीं सकते हो उसका भी आप एनालिसिस कर सकते हो, जिसको हम बोलते हैं क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो इसमें अगर हम ज्यादातर जो इन सभी में अगर हम देखें तो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर पहला वाला, और हाई परफॉर्मेंस थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, और न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, ये जो हमने बोल्ड कर रखे इनमें, ये सबसे ज्यादातर जो है आमतौर पे इस्तेमाल होने वाली प्रक्रिया है किसी भी एनालिटिकल लैब में। अगर आप चाहे आयुर्वेदा के हो, यूनानी हो या होम्योपैथी सिस्टम के हो, आपको यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में उसका घुलनशीलता कितनी है, कितना कंसंट्रेशन है, वो आपको देखना पड़ेगा। दूसरी चीज एचपीटीएलसी में कि आपको ये देखना पड़ेगा कि उसमें कितने मिश्रण है, क्योंकि हमारी दवाइयां तो जो है पूरे टिंचर को अल्कोहलिक बेस और हाइड्रो अल्कोहलिक बेस से बनाते हैं। तो उसमें तो कई सारे तत्व पाए जाते हैं, कई सारे प्राइमरी है, कई सारे सेकेंडरी है, तो उनका एनालिसिस कैसे करें। तो ये मिश्रण जो है आपके हाई परफॉर्मेंस थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी के जरिए उनका हम एनालिसिस या उनको सेपरेट करके देख सकते हैं। इसके अलावा न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, ये एक नई पद्धति है। इसमें हम जो है अपने जो दवा है उसमें, अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो जब कंसंट्रेशन की बात होती है तो उसमें न्यूक्लियस जो है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है, तो उसके आसपास की जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको हम जो है इसमें जो है आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारा अगर कोई पदार्थ या कोई ड्रग जिसमें कोई कंसंट्रेशन है तो उसमें कितना हमें मैग्नेटिक फील्ड या कितना हमें न्यूक्लियर जो है स्पिन करते हुए देखने को मिलेगा। तो ये काफी जो है एक बहुत जिसको बोलना चाहिए कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है हमारे लिए जानने के लिए कि मदर टिंचर और जब डाइल्यूशन को कंपेयर करें तो मदर टिंचर में कंसंट्रेशन कितना है, डाइल्यूशन में कंसंट्रेशन नहीं है, तो उसमें
वो जो नैनोमीटर है या जो नैनो पार्टिकल्स है उसका साइज कितना है जो इस कंसंट्रेशन से उस लेवल तक जो है पहुंचा। ये हमारा जो है सारी तकनीकियों के जरिए हम इसका मापदंड करते हैं। अगर आप इसमें और देखोगे, जैसे FTIR जिसको बोलते हैं फोरियर ट्रांसफॉर्म इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये भी एक ऐसी पद्धति है जिसमें हम जो है किसी भी पदार्थ या किसी भी ड्रग या मेडिसिन में कौन कौन से तत्व पाए गए हैं जिसको हम बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप्स। फार्मेसी की लैंग्वेज में हम बोलते हैं इसको फंक्शनल ग्रुप्स। तो कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप्स है वो आप इस FTIR के जरिए आप पता कर सकते हो। इसके अलावा यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, जैसे मैंने आपको पहले भी बोला, अगर आपको देखना है एब्जॉर्बेंस, एब्जॉर्बेंस यानी घुलनशीलता। अगर आपने कोई पल्प बनाया, थूजा का आपने पल्प लिया, अल्कोहल में डाला, तो थूजा कितनी मात्रा में है उस अल्कोहल में, ये हमें जानना जरूरी है। इसको जानने के लिए हम क्या करते हैं, वो सैंपल हम एक ग्लास क्यूवेट, एक ग्लास क्यूवेट जैसे एक छोटा सा स्ट्रक्चर होता है जिसमें 3 से 4 ml वो सैंपल लेके उस मशीन के अंदर रख देते हैं। जैसे नाम में दिया हुआ है यूवी विजिबल यानी यूवी लाइट के जरिए, तो इस यूवी लाइट के जरिए हम पता करते हैं उसमें कितना कंसंट्रेशन पाया गया है। ये है हमारा यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर या यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। अलग अलग ड्रग, अलग अलग पदार्थ की अलग अलग रेंज आपको देखने को मिलेगी। इसलिए जो है इसमें आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपको अपना स्पेक्ट्रोफोटोमीटर कितनी वेवलेंथ पे चलाना है। 200 से 400 में चलाना है, 400 से 800 में चलाना है, या 200 से 1000 के बीच में। तो ये रेंज हम डिसाइड करेंगे, ये मशीन नहीं करेगी। तो इसका भी हमें नॉलेज होना चाहिए कि हम किस वेवलेंथ पे इसको सेट करें, किस वेवलेंथ पे हम हमारे ड्रग के पार्टिकल को आइडेंटिफाई करें। इसके लिए मैं एक चीज बोलूंगा कि सिर्फ फर्स्ट ईयर में फार्मेसी ना हो, ये हर बार हर प्रेजेंटेशन में बोलता आया हूं मैं। फार्मेसी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको हमें अब सेपरेट कर देना चाहिए। जैसे आप मॉडर्न फार्मेसी में देखोगे, मॉडर्न साइंस में बी फार्मा, एम फार्मा, PhD, बट हमारे इसमें सिर्फ हम फर्स्ट ईयर में इतनी सारी चीजें कैसे पढ़ाए, ये हमारे लिए बहुत सोचने की बात है। इसलिए जो फार्मेसी है, जो सब्जेक्ट है, ये काफी वास्ट है। आज जो मैं आपको कुछ चीज बता रहा हूँ ये बहुत ऊपर और सुपरफिशियल लेवल पे है। इसमें इतनी गहराई है कि अगर मैं सिर्फ ये एक स्लाइड लू यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो इसमें शायद हमारी आधी रात निकल जाएगी। तो इसलिए जो है इस सब्जेक्ट का जो है चिंतन करना बहुत जरूरी है कि हम कैसे इसको आगे बढ़ाएं, कैसे हम इसको समझाएं और वैलिडेट करें कि नहीं, हमारी जो होम्योपैथी है वो कोई प्लेसिबो या कोई मैजिक इफेक्ट नहीं है। ये एक वैलिडेटेड जो है एक साइंस से, जैसे मॉडर्न फार्मेसी है जिसको हम बोलते हैं एविडेंस बेस्ड मेडिसिन। होम्योपैथी एविडेंस बेस्ड मेडिसिन क्यों नहीं है? ये हमारे कारण है। इसका कारण हम है कि हम जो है इन चीजों को इस तरीके से मापदंड नहीं करते। जिस दिन हम इसको इस तरीके से मापदंड करेंगे तो हमारी जो पैथी है वो भी एक एविडेंस बेस्ड मेडिसिन होगी। इसके अलावा आप देखो यहाँ पे ग्राफ्स, ये अगेन हमारा एक स्टूडेंट है, ही इज अ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट BHMS। ये स्टूडेंट हमारे पास आया था कि सर मैंने एक टिंचर बनाया है। तो हमने उनसे पूछा भैया आपने क्या टिंचर बनाया? उन्होंने बोला सर मैंने एक कॉफिया क्रूडा का टिंचर बनाया है परकोलेशन से, जो कि एक न्यू मेथड होती है फार्मेसी में। तो हमने क्या किया, इस मदर टिंचर को मशीन जो यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है उसमें हमने रखा। यहाँ पे आप ग्राफ देख सकते हो, ये टू टू जो नंबर लिखा है ये इसका पीक है, और ये जो नीचे स्लोप आ रहा है ये वैले है। तो ये जो पीक है ये हमारा कोई एक्टिव प्रिंसिपल होगा। अब वो क्या होगा ये तभी पता पड़ेगा जब हम उसका स्टैंडर्ड मार्कर लेंगे, और जब उस स्टैंडर्ड मार्कर के ग्राफ को कंपेयर करेंगे आपके बनाए हुए ग्राफ से,
तब जाके हम उसको आइडेंटिफाई या उसको हम समझ पाएंगे कि ये जो पीक आया है ये उस पर्टिकुलर एक्टिव प्रिंसिपल या एल्कलॉइड का है। तो ये हमारे स्पेक्ट्रोमीटर में, फोटोमीटर में इस तरीके से जो है एब्जॉर्बेंस या कंसंट्रेशन को चेक किया जाता है। इसके अलावा आप देखो, जैसे मैंने आपको बोला ये उठाव आया है, इसको हम बोलते हैं हम कर्व या हम्प स्ट्रक्चर। ऊंट का जैसे पीठ आप देखोगे ऊपर उठाव रहता है, तो वैसे ही आपको ये उठाव जो है आपको आपके ग्राफ में यूवी के दौरान मिलेगा। इसका मतलब ये हमारा कोई ना कोई एक्टिव प्रिंसिपल या ऐसा तत्व है जो ज्यादा मात्रा में, ज्यादा कंसंट्रेशन में हमारे ड्रग में पाया गया या हमारे सैंपल में पाया गया। इसके अलावा आप देखो ये कंपेरेटिव है। जब भी आप कोई रीडिंग लेते हो तो हमेशा एक चीज ध्यान रखिए कि आपने जितने नंबर ऑफ सैंपल्स की रीडिंग लिए तो आप उसको एक ग्राफ एक वेवलेंथ में कंपेयर करो। जब आप इस ग्राफ को इससे 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 कंपेयर करोगे तब आपको यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे आपको अलग अलग वेवलेंथ पे अलग अलग पीक देखने को मिलेगी। तो ये जो है आपका ये ओवरले है, इसको बोलते हैं ओवरले ग्राफ यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में। अब हम आगे बढ़ते एफटीआईआर। इसका फुल फॉर्म है फोरियर ट्रांसफॉर्म इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। इस पद्धति के दौरान जो है हम फंक्शनल ग्रुप्स यानी हमारे ड्रग या हमारे मेडिसिनल प्रोडक्ट या हमारे फिनिश प्रोडक्ट में कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप्स, कौन कौन से तत्व पाए गए हैं, इसको हम आइडेंटिफाई करते हैं अलग अलग वेवलेंथ में। मानो कोई तत्व हमें 300 पे मिला, कोई 350 पे, कोई 400 पे, कोई 450 पे, तो ये जो है एफटीआईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी है। अगर आप इसका भी ग्राफ देखेंगे तो ये देखिए आप यहाँ पे आपको बहुत सारे पीक्स, मल्टीपल पीक्स मिलेंगे इन अ सिंगल सैंपल, पर उसमें ये जो ज्यादा पीक जो हाईलाइट हो रहे ये हमें देखना है कि ये पर्टिकुलरली या ये किस एल्कलॉइड या एक्टिव प्रिंसिपल का पीक है। हो सकता है ये सेलुलोज या स्टार्च हो, प्राइमरी मेटाबोलाइट जिसको हम बोलते हैं, सेकेंडरी ना हो। तो ये हम जो है अपने स्टैंडर्ड मार्कर के ग्राफ से इस ग्राफ को एनालिसिस कर सकते हैं कि ये जो पीक अलग अलग वेवलेंथ में आए हैं ये किसके पीक है। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे, जैसे ये हमारी इलेक्ट्रिक पोटेंटाइजर मशीन है, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक पोटेंटाइजर मशीन जो है जनरली हम पीजी स्टूडेंट्स के लिए, जो पीजी एमडी होम्योपैथिक फार्मेसी में करते, उनके लिए ये हम लैब में रखते ताकि वो मैकेनिकल के अलावा इलेक्ट्रिकली जो है कैसे दवाई को हम ट्राइचुरेट या पल्वराइज करते, कैसे उसको मास से मासलेस पार्टिकल बनाते हैं, ये उसका इमेज है कि हम किस तरीके से पोटेंटाइजेशन को वैलिडेट करते। क्यों पोटेंटाइजेशन 1 घंटे की मिनिमम 60 मिनट्स की प्रोसेस है? क्या हमने अपने बच्चों को यह सिखाया? क्यों हम जब सीधे हाथ से बनाते तो हमें एंटी क्लॉकवाइज करना है या क्लॉकवाइज करना है? जब हम उल्टे हाथ का प्रयोग करते तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना चाहिए पल्वराइजेशन। तो इसका कारण क्या है ये भी हमें अपने स्टूडेंट्स को बताना जरूरी है कि जब हम क्लॉकवाइज या जैसे अगर मेरा ये सीधा हाथ है, अगर मैं सीधे हाथ से करूंगा तो एंटी क्लॉकवाइज करेंगे पल्वराइजेशन, उल्टा हाथ है तो क्लॉकवाइज करेंगे। उसका कारण है जिसको हम बोलते हैं पुलिंग पुशिंग मैकेनिज्म। जब आप किसी मॉल में जाते हो, ठीक है, तो आपको कम फोर्स लगाना है, तो जब हम सीधे हाथ से किसी ड्रग का पल्वराइजेशन करेंगे तो जब हम एंटी क्लॉकवाइज करेंगे तो पुलिंग पुशिंग मैकेनिज्म के जरिए हमें कम फोर्स, फोर्स इन एक्सेलरेशन कम लगाना पड़ेगा, हमारी एनर्जी सेव होगी। अगर हम वही उल्टे हाथ से अगर क्लॉकवाइज करेंगे तो हमें सेम एनर्जी लॉस नहीं होगी, एनर्जी गेन होगी, और हम जो है ड्रग को अच्छे तरीके से ट्राइचुरेट कर पाएंगे। तो ये फिजिक्स आ गया आपका। तो यहाँ पर आप देखिए फार्मेसी में आपका फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है। केमिस्ट्री यानी वो कण जो है उसका स्ट्रक्चर, पार्टिकल साइज, क्या रिएक्टिविटी होगी, वो केमिस्ट्री भी आ गई आपकी। और जब आप इसको प्रूव करोगे तो आपकी ये ड्रग प्रूविंग या बायोलॉजी आ जाएगी।
तो ये हमारा जो है पल्वराइजेशन का प्रोसेस होता है। इसके बाद आप देखिए एचपीएलसी। एचपीएलसी जैसे नाम में है, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। तो हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी यानी इसमें हम जो है लिक्विड क्रोमेटोग्राफी के जरिए जो है एनालिसिस करते, ना एनालिसिस बोले सेग्रीगेट, यानी कौन कौन से मिश्रण है उसको अलग अलग करना, सेपरेट करना, फिर ए बी सी डी उसमें से आइडेंटिफाई करना, उनको फिर क्वांटिफाई करना कि ए कितनी मात्रा में पाया गया है, बी कितनी मात्रा में पाया गया है, सी कितनी मात्रा में है, डी कितनी मात्रा में। दिस आर ऑल कंपोनेंट्स। तो ये सारे कंपोनेंट्स का कितने कितने लेवल में कंसंट्रेशन है हमारे सैंपल में, इसको हम बोलते हैं हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। इट इज अ टाइप ऑफ और पार्ट ऑफ द क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक। ठीक है। अब अगर हम इसके स्ट्रक्चर को देखें तो यहाँ पे आप देखिए, ये आपका सॉल्वेंट है, यहां से वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होके पंप में जाएगा। इंजेक्टर के जरिए हम जो है यहाँ पे अलग मीडिया को हम इसमें इंट्रोड्यूस करते, कॉलम में जाने के बाद फिर ये वापस डिटेक्टर में यहाँ पे आपको पीक्स मिलेंगे, जैसे मैंने आपको पहले के ग्राफ्स में बताया, हाई पीक लो पीक, एक उठाव या एक दबाव, वैले जिसको हम बोलते हैं, ये पीक आपको ये डिटेक्टर में देखने को मिलेगा। इसके बाहर जो वेस्ट है वो अलग से एक रिसीवर में आके इकट्ठा हो जाएगा। तो ये हमारा होता है हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। यानी आप देखिए, हमारा जो एक ड्रग है या जो सॉल्वेंट है उसको कितने अलग अलग मीडिया से फिल्टर होके अपना कंसंट्रेशन को मापदंड करना पड़ता है, चाहे आप क्वांटिटेटिव एनालिसिस बोलो उसको या क्वालिटेटिव एनालिसिस बोलो। सो दिस इज द एचपीएलसी। इसके बाद आप देखिए जीसीएमएस। आज हम ये जो सारी बातें कर रहे हैं ये एक जितनी भी तकनीकी है कि हम किससे स्टैंडर्डाइजेशन कर सकते हैं, ये हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप जीसीएमएस भी देखो, ये भी क्रोमेटोग्राफी की टेक्निक है। अंतर ये है कि इसमें हम वो सॉल्वेंट या वो सैंपल लेते हैं जिसमें वोलेटाइल कॉन्स्टिट्यूएंट या जो इजीली एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आके वेपोराइज हो जाए, उन तथ्य को लेके हम इसका क्वालिटी को एश्योर करते हैं, जिसका नाम पड़ा गैस क्रोमेटोग्राफी मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। नाम में ही है गैस, तो ऐसा पदार्थ लेना है जो लिक्विड या ज्यादा जिसकी विस्कोसिटी ना हो, जैसे ऑयल सैंपल। हम कोई भी ऑयल सैंपल को इस जीसीएमएस में पास नहीं करते। तो एक होम्योपैथ हो या आयुर्वेद हो या कोई भी पैथी वाला हो, उसको ये भी पता होना चाहिए कौन सा सैंपल किस टूल के जरिए आप उसको क्वालिफाई या क्वांटिफाई कर सकते हो। अगर हम हेयर ऑयल लेके चले जाए और बोले हम इसको जीसीएमएस में पास करके देखना चाहते हैं, इसका स्टैंडर्डाइजेशन करना चाहते हैं, तो वो नहीं होगा, क्योंकि हेयर ऑयल जो है वो जनरली उसकी विस्कोसिटी ज्यादा होती है, वो गाढ़ा होता है, तो वो कॉलम में ही जो है अटक जाएगा, उसकी रीडिंग ही नहीं आएगी। तो इसलिए हमें जैसे सैनिटाइजर, आजकल हम देखते हैं होममेड होम्योपैथिक सैनिटाइजर, कैलेंडुला सैनिटाइजर, थूजा सैनिटाइजर, इसमें आपका बेस अल्कोहल है, वो वोलेटाइल है। तो ऐसे सैंपल जो है आप जीसीएमएस में उसका स्टैंडर्डाइजेशन कर सकते हो। जीसीएमएस में भी अगर आप ग्राफ देखोगे यहाँ पे आपको अलग अलग, ये जो नीचे नंबर है 3.0, 4.0, 5, 6, दिस आर द इंटेंसिटी। ये एक रिटेंशन टाइम इंटरवल है अलग अलग मिनट्स में। तो अलग अलग मिनट्स में कितना रिटेंशन हुआ, ये जो पीक्स है ये आपके एक्टिव प्रिंसिपल के पीक्स है। तो जनरली ये आपको कंपेयर करना पड़ेगा जब आपके पास एक स्टैंडर्ड मार्कर होगा। स्टैंडर्ड मार्कर का मतलब ये नहीं कि कोई हम दवाई कंपनी से लाए मदर टिंचर। स्टैंडर्ड मार्कर का मतलब होता है जैसे थूजा ऑक्सीडेंटलीज हम थूजा के लीफ से बनाते, तो उसमें एक्टिव प्रिंसिपल है थूजॉन। तो थूजॉन दो है, अल्फा थूजॉन बीटा थूजॉन, जैसे बेलाडोना में एट्रोपिन। तो ये जो एक्टिव प्रिंसिपल होते हैं ये सिंथेसाइज फॉर्म में
जो हमारे इंटरनेशनल कंपनीज है या जो एनालिटिकल लैब्स है वो हमें प्रोवाइड करती है, जिसको हमने नाम रखा स्टैंडर्ड मार्कर। तो ये स्टैंडर्ड मार्कर के जरिए आप इसका ये जो पी ये जो रिटेंशन टाइम इंटरवल आ रहा है ये आप अपने सैंपल में इसको कंपेयर कर सकते हो। उसके बाद आप देखोगे इसमें एलसीएमएस, इसका नाम है लिक्विड क्रोमेटोग्राफी मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो लिक्विड क्रोमेटोग्राफी मास स्पेक्ट्रोस्कोपी यानी इट इज रिगार्डिंग विद द फिजिकल सेपरेशन कैपेबिलिटीज या लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। ऐसा सैंपल जो लिक्विड मीडिया में या जिसमें कई सारे मिक्सचर हो, कई सारे मिक्सचर, जब हम उस मिक्सचर को सेपरेट या उसका सेग्रीगेट या उसको अलग अलग पैमाने पे उसको हम जब क्वालिफाई करेंगे, जब क्वांटिफाई करेंगे मल्टीपल कंपोनेंट्स को, तो हम उसको बोलते हैं लिक्विड क्रोमेटोग्राफी मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। मास स्पेक्ट्रोस्कोपी नाम क्यों रखा? क्योंकि यहाँ पे आप वो जो पार्टिकल साइज है उसको बल्क में, मास में आप उसका स्टैंडर्डाइजेशन कर रहे हो, क्वांटिफिकेशन कर रहे हो, क्वालिफिकेशन कर रहे हो। तो यहाँ पे भी आपका फिजिक्स आ गया। कौन सी यूनिट देनी है आपको? नैनोमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। जैसे आप देखते हो नैनो पार्टिकल को आप कौन सी यूनिट दोगे? नैनोमीटर। तो ये जो है ये आपका मास स्पेक्ट्रोस्कोपी है, यानी ये आपको ये डिटेक्ट करके बताएगा कि उसमें कितना जो है कंसंट्रेशन में वो फैला हुआ है, कौन कौन से तत्व उसमें पाए गए हैं, कितनी इंटेंसिटी में पाए गए, कितने वेवलेंथ में पाए गए हैं, क्या वो एक्टिव है या डोमिनेंट है। ये सारी चीजें आपको लिक्विड क्रोमेटोग्राफी मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में देखने को मिलेगी। आप जब भी इन तकनीकी या इन टूल्स की बात करोगे तो ये अलग अलग कॉस्ट इफेक्टिव होती है। जैसे अगर आज मैं कोई थूजा या हर्बल प्रोडक्ट बनाता हूँ होम्योपैथिक मेडिकेटेड, तो उसको अगर मुझे एक सैंपल पास करना है तो अलग अलग लैब में इसका अलग अलग कॉस्टिंग इफेक्ट होता है। तो उसी तरीके से ये जो है लिक्विड क्रोमेटोग्राफी मास स्पेक्ट्रोस्कोपी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है स्टैंडर्डाइजेशन के लिए। जैसे आप फिगर में देख सकते हो यहाँ पे 3 कंपार्टमेंट है। एक एलसी लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, नीचे आप हरे रंग में देखोगे ऑटो सैंपलर, और यहाँ पे आप देखोगे एमएस। तो ये जो है एक चैनल होता है, ये चैनल में हमारा ड्रग पार्टिकल रन करता है। किस फॉर्म में रन करता है? वेव फॉर्म में रन करता है। एक इंटेंसिटी में वेव जो है वो ट्रेवल करती है, और जब ये उस इंटेंसिटी पे ट्रेवल करता है तो यहाँ पे ये जो मास स्पेक्ट्रोस्कोपी है यहाँ पे हमें वो मेजरमेंट, आप साइड में देखोगे एक ब्लॉक में अंदर मेजरमेंट यूनिट्स लिखी गई है, डेल्टा एम, दैट इज द मास ऑफ दिस पार्टिकल जो आपके सॉल्वेंट में या आपके ड्रग में या आपके फिनिश प्रोडक्ट में पाया गया है। तो ये आपका एलसीएमएस है। ये सारा आपका एक चैनल सिस्टम है, इसमें कोई एक कंपोनेंट नहीं है, कई सारे मल्टीपल कंपोजिशन या मल्टीपल कंपोनेंट्स है जो एक साथ मिलके इसको आगे बढ़ाते हैं। इसके बाद आप देखिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ये जो है काफी जो है सेंसिटिव हाई रिजोल्यूशन वाली टेक्निक है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आपको हर एनालिटिकल लैब में नहीं मिलेगा, कुछ ही ऐसी लैब में जो बहुत बड़े रिसर्च सेंटर हो या जो कोई बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी हो या हमारा कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, तो वहां पे आपको ये जो है पद्धति या ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो टूल है ये आपको देखने को मिलेगा। ये जो टूल है इसका मेन जो संदर्भ होता है वो अंदर छुपे हुए कण का जो स्ट्रक्चर, शेप, साइज, डायमीटर, अरेंजमेंट एक दूसरे के साथ, क्योंकि एक तो पार्टिकल होगा नहीं, कई सारे पार्टिकल होंगे, तो वो किस तरीके से अरेंज है, चांद के आकार है या मान लो स्टार है या मान लो वो सूरजमुखी है, किस तरीके से। आप जैसे बचपन में हम बच्चों को अपने पढ़ाते तो जनरली आप देखोगे वाटर में बबल्स या जो मॉलिक्यूल्स है उनका एक अलग अलग पैटर्न होता है, कोई क्यूबिक है,
कोई स्क्वायर में है, कोई ओवल है, कोई राउंड है, किसी का कोई डायमीटर नहीं है, इररेगुलर मार्जिन है। ये सारी चीजें हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में पता पड़ेगी या देखने को मिलती है। इसलिए जो है आपने देखा होगा अभी हमारे बीच में काफी ऐसी चीजें सामने आई कि होम्योपैथी मैजिक है, प्लेसिबो है, बट बाद में हमें यह भी पता पड़ा कि नहीं, हमारे इसमें नैनो पार्टिकल्स नाम की कुछ चीजें हैं जो उसको कैरी करती है। असलियत में इसके पीछे कई सारी हाइपोथेसिस है जिसको हमने बोला है, जैसे मैं आपको उदाहरण दूं, वाटर मेमोरी हाइपोथेसिस, वाटर मेमोरी थ्योरी। तो वाटर मेमोरी थ्योरी क्या बोलती है, जो ये अल्ट्रा हाई डाइल्यूशन होते हैं उनमें हमारे जो मेडिसिन होती है, जो नैनो पार्टिकल से, मान लो मैं पल्सेटिला 30 की बात करता हूँ, पल्सेटिला 200 या 1M की बात करता हूँ, तो उसमें पल्सेटिला का वो जो कण है वो नैनो पार्टिकल में है, वो अब वाटर या वेव फॉर्म में ट्रेवल कर रहा है एक पर्टिकुलर इंटेंसिटी में। और वो जो पल्सेटिला की वेव जो है, जो नैनो पार्टिकल है, उसके स्ट्रक्चर को आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के जरिए आप जो है उसको बता सकते हो कि हाँ, हमारे अल्ट्रा हाई डाइल्यूशन में भी दवा के तत्व, दवा के कण पाए जाते हैं। पर उसके लिए सबसे जरूरी है आपका नॉलेज। अगर सिर्फ आप एक सैंपल लेके चले गए, डाइल्यूशन में है, और आपने सामने वाले को बोला, आपने टेक्नीशियन या जितने भी जो वर्क जो लैब है उनको आपने बोला हमें ये सैंपल पास करके दे दो, हमें तो नैनो देखना है, तो ऐसे नैनो नहीं दिखता है। पहले तो आपको उसको फॉर्मुलेट करना पड़ेगा, उसको उस कंसंट्रेशन तक लाना पड़ेगा। अल्कोहल पार्ट, जो इथेनॉल हमारा अल्कोहल सॉल्वेंट है, उसको वेपोराइज करना पड़ेगा। उसके बाद उस कंसंट्रेशन को लेके आपको स्टडी करनी पड़ेगी कि किस डायमीटर, किस वेवलेंथ और इंटेंसिटी पे वो नैनो या मासलेस पार्टिकल है। इसमें दो तकनीक होती है, सैम और टेम। सैम का मतलब होता है जैसे स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, तो उसका हमने शॉर्ट फॉर्म रखा SEM कैपिटल में। दूसरा है टेम, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जिसका हमने नाम रखा T, कैपिटल T, कैपिटल E, कैपिटल M। तो दीज आर टू डिफरेंट टेक्निक्स फॉर दिस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक है, तो इनके जरिए आप वो कण को देख सकते हो। जैसे आपको ये मैं मशीन का एक पिक्चर बताता हूं, ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है। तो ये जो मशीन है, इसके अंदर जब वो रेस उस सैंपल से स्कैटर्ड या पास होगी, तो उसमें ड्यू टू स्कैटरिंग, जब कोई पार्टिकल से कोई लाइट पास होती है तो वहां पे स्कैटरिंग फिनोमिना होता है। वो जो स्कैटरिंग है उसके जरिए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या जो साइज ऑफ पार्टिकल है उसका डायमेंशन जो है हम विजुअलाइज कर सकते हैं कि वो किस तरीके से दिख रहा है, क्रिस्टल्स में है या फैला हुआ जिसको डिस्पर्स बोलते हैं, या किसी क्यूबिक या किसी स्ट्रक्चर्स में है। सो ये हमारा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है। इसके अलावा NMR, जैसे मैंने पहले भी बोला